हाँ, तो प्यारे बच्चों, अभी मैंने बताया था इससे पहली वीडियो में फोकस और फोकस दूरी। अब देखिए, बड़ा ही इम्पोर्टेंट सवाल है। क्वेश्चन है गोलीय इसलिए ले रहा हूँ, इसमें उत्तल और अवतल दोनों ही आ जाएंगे। एक दर्पण के लिए मैं तुम्हें बताऊंगा इसका, और दूसरे के लिए तुमको खुद ही करना है। गोलीय दर्पण की वक्रता, त्रिज्या और फोकस दूरी में संबंध स्थापित करिए। मान लिया हम पहले ले रहे हैं ये अवतल दर्पण। ये एक किरण मुख्य अक्ष के समांतर आई, परावर्तित होकर कहाँ से जाएगी? ये फोकस से। हमेशा याद रखना है, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरण कहाँ से जाती है? फोकस से। और ये जो है इसका अभिलंब खींचेंगे हम, ये कहाँ पे जाएगा? इसका सीधा वक्रता केंद्र पर। मान लिया ये Q है, ये P है, ये A है, ये हो गया C, ये हो गया। देखिए, ये आपतन कोण है, ये परावर्तन कोण है। आई मान लो इसे R। बड़ा ही इंटरेस्टिंग सवाल है। देखिए, ये जो है एंगल आई को हम किस तरह से पढ़ सकते हैं? AQC, एंगल AQC इज इक्वल टू एंगल FQC। क्यों? कि आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। परावर्तन के नियम से आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। परंतु ये जो कोण AQC है, परंतु कोण AQC इज इक्वल टू FCQ। ये कैसे कोण है? एकांतर कोण है। एकांतर कोण है क्योंकि AQ और CP ये जो है एक दूसरे के समांतर हैं और QC इनको काटती है। तो कोण AQC बराबर हो गया कोण FCQ।
एफ सी क्यू, ये मैं इसे दर्शा दूं यहाँ पे, ये एफ सी क्यू। अब देखिए ये दोनों एंगल बराबर हो गए एफ सी क्यू, इसलिए हम यहाँ पे इसमें डाल दें, अगर हम 1 नंबर और इसमें डाल दें 2 नंबर, तो यहाँ से ए क्यू सी एफ क्यू सी के बराबर है और ए क्यू सी एफ सी क्यू के बराबर है। इसमें ध्यान देना एफ क्यू सी तो ऊपर पहुंच जाएगा, आर कोण आ जाएगा, और एफ सी क्यू ये नीचे वाला आ जाएगा कोण। तो यहाँ पे आ गया 1 और 2 से क्या निकल कर आया, एंगल एफ क्यू सी इज इक्वल टू हो गया एंगल एफ सी क्यू, एफ सी क्यू। अब देखिए इस ट्रायंगल में इसका क्या लाभ मिलेगा हमें, ट्रायंगल एफ सी क्यू में इससे क्या लाभ मिलेगा, एफ सी बराबर हो जाएगा एफ क्यू। क्यों हो जाएगा बराबर, क्योंकि आपने जूनियर क्लासेज में ये पढ़ी होंगी फिर में कि किसी त्रिभुज में बराबर कोणों के सामने की भुजाएं भी बराबर होती हैं, इसीलिए कोण आर के सामने की भुजा है एफ सी और कोण एफ सी क्यू के सामने की भुजा है एफ क्यू, तो एफ सी बराबर हो गई एफ क्यू। अब ये देखिए ये जो क्यू पॉइंट है, परंतु क्यू बिंदु पी के बहुत निकट है, इसलिए एफ क्यू बराबर एफ पी या पी एफ। ये जो भुजा है एफ पी एफ क्यू के बराबर हो जाएगी लगभग, जब ये बिंदु इसके निकट होगा। तो अब हम इसमें क्या कर सकते हैं, एफ सी बराबर हो जाएगा, इसलिए एफ सी बराबर हो गया एफ पी या पी एफ। हमने ये निकाल लिया कि एफ सी और एफ पी या पी एफ दोनों ही भाग बराबर हैं। जब ये दोनों भाग बराबर हैं तो अब ये जो है सी पी, इसलिए सी पी बराबर हो जाएगा सी एफ या एफ सी प्लस पी एफ और ये दोनों बराबर हैं, तो पी एफ ले लेंगे इस एफ सी की जगह पे, सी पी बराबर हो गया पी एफ प्लस पी एफ, या सी पी बराबर हो गया 2pf, और सी पी क्या है, वक्रता त्रिज्या, ये बराबर हो गई 2 गुणा फोकस दूरी है, ये पी एफ फोकस दूरी। या हम इसे इस तरह से भी लिख सकते हैं,
फोकस दूरी बराबर हो गई वक्रता त्रिज्या बटे 2। मतलब फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। अब देखिए इसी फॉर्मूला के ऊपर किस प्रकार के अंकित प्रश्न आ जाते हैं। इसके लिए मैं दो तरह के क्वेश्चन रखता हूं यहाँ पे। पहला क्वेश्चन है किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, उसकी वक्रता त्रिज्या ज्ञात करिए। देखो इसका हल किस तरह से हल करेंगे, बड़ा ही आसान है। फॉर्मूला मैंने अभी बता ही दिया आपको। यहाँ पे वक्रता त्रिज्या हमें R निकालनी है, फोकस दूरी दे रखी है इसने, फोकस दूरी F दी हुई है, कितनी है 20 सेंटीमीटर। तो वक्रता त्रिज्या निकाल लेंगे हम। वक्रता त्रिज्या बराबर हो गई 2 गुणा फोकस दूरी, तो ये हो गया 2 गुणा 20 बराबर 40 सेंटीमीटर। इस तरह से निकल जाएगा सवाल, बड़ा ही आसान है। एक सवाल और ले लेते हैं, चलिए क्वेश्चन। अब मैं लेता हूं सवाल, वक्रता त्रिज्या क्वेश्चन में दी हुई है तो फोकस दूरी कैसे निकालेंगे। किसी उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर है, तो उसकी फोकस दूरी ज्ञात करिए। हल, इसका हल देखिए, इसको मैं डायरेक्ट कर ही देता हूं, ऐसे ही लिख लेंगे। वक्रता त्रिज्या R बराबर 40 सेंटीमीटर और फोकस दूरी निकालनी है F, तो F बराबर होता है R बटे 2 बराबर 40 बटे 2, तो कितना आ जाएगा ये 20 सेंटीमीटर। इसकी फोकस दूरी हो जाएगी 20 सेंटीमीटर। अब देखिए एक क्वेश्चन है, आता नहीं है लेकिन फिर भी हमें इसका फॉर्मूला भी याद करना है और इसकी परिभाषा भी याद होनी चाहिए। क्वेश्चन है आवर्धन गोलीय दर्पण की दर्पण या लेंस है, सबके लिए इसी तरह से परिभाषा लिखनी है। गोलीय दर्पण की आवर्धन क्षमता किसे कहते हैं।
हल। ये आंसर आवर्धन क्षमता एम। देखिए दर्पण द्वारा बनाए गए वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को आवर्धन क्षमता कहते हैं। मान लिया प्रतिबिंब की लंबाई है, प्रतिबिंब की लंबाई I है, वस्तु की लंबाई O है। I मतलब इमेज, O का मतलब ऑब्जेक्ट। तो पहले अक्षर ले लिए, तो M बराबर हो गया I/A O, I/O। और इसका एक फॉर्मूला भी है। और I/A जो है, अगर इसे हम पहले क्वेश्चन आता था, लेकिन अब कोर्स में फ़िलहाल शॉर्ट कर दिया कोर्स, तो उसमें निकाल दिया, लेकिन फिर भी मैं इसे बताता हूँ तुम्हें। ये काय के बराबर होता है -V/U। तो यहाँ पे निकल करके आया M बराबर I/O इज इक्वल टू -V/U। और एक वो सूत्र है, फॉर्मूला है, जो तुमको याद करना है केवल। यहाँ पे 1/V प्लस 1/U इज इक्वल टू 1/F, जहाँ पर V क्या है, दर्पण से या ध्रुव से कह सकते हैं, दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी। U क्या है, दर्पण से या ध्रुव से वस्तु की दूरी। और F क्या है, दर्पण की फोकस दूरी, दर्पण की फोकस दूरी। तो ये जो फॉर्मूला है, इसमें हम सब ये वैल्यू, दो वैल्यू रख के तीसरी वैल्यू आराम से निकाल सकते हैं। अब देखिए, ये जो लेसन है, वैसे तो परावर्तन गोलीय दर्पण में और समतल दर्पण के लिए। अब यहाँ पे हम एक क्वेश्चन आ जाता है कि विभिन्न स्थितियों में अगर वस्तु रखी हुई है अवतल दर्पण के सामने, उत्तल दर्पण में कहीं पे भी रखते हैं केवल एक ही चित्र बनता है, लेकिन अवतल दर्पण में 6 स्थिति बन जाती है। और वो कौन कौन सी 6 स्थिति हैं, यहाँ पे देखिए, अभी मैं बताता हूँ। पहली स्थिति नंबर 1, जब
वस्तु अवतल दर्पण के सामने अनंत पर रखी है। तो इसके लिए कैसा चित्र बन जाएगा बेटे? ये यहाँ पे थोड़ा इस पर रपट जाती है ये पेंसिल। इसमें दो स्थिति पैदा होंगी। एक तो ये है कि हम अनंत से जो आने वाली प्रकाश की किरण है उन्हें मुख्य अक्ष के समांतर यदि आती हैं इस तरह से, तो ये कहाँ से? फोकस से। ऐसे ही ये फोकस। और भी हम किरण भेज सकते हैं इस तरह से। तो ये एक बिंदु के आकार का प्रतिबिंब कहाँ बन जाएगा? फोकस पर। मतलब वस्तु से छोटा, वस्तु से छोटा बिंदु के आकार का कैसा प्रतिबिंब होगा? ये वास्तविक। जो प्रतिबिंब दर्पण के चमकदार तल के सामने बनते हैं उन्हें वो कैसे कहलाते हैं? वास्तविक। वस्तु से छोटा बिंदु के आकार का वास्तविक प्रतिबिंब कहाँ बनता है? फोकस पर। फोकस पर बनता है। दूसरा देखिए, अगर मान लिया हम मुख्य अक्ष के समांतर न डालें, इस तरह से टेढ़ी डाल दें प्रकाश की किरण, ये इसका फोकस तल हो जाएगा। जो फोकस से जाने वाली लाइन है सीधी लंबवत क्या कहलाएगी? फोकस तल। देखिए वक्रता केंद्र C, ये क्या है? F। C से
जो प्रकाश की किरण आएगी वो उसी रास्ते से परावर्तित होकर के वापस लौट जाती है। तो यहाँ पे ये जो प्रतिबिंब है बिंदु के आकार का ही बनेगा, बिंदु के आकार का प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा? फोकस तल पर। ये है फोकस तल, ये फोकस तल है, ये फोकस तल पर बनता है। अब नंबर 2, यदि वस्तु अब कहाँ पे रखी हो? अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में रखी हो तो क्या स्थिति आ जाएगी? मान लिया ये F है, इतनी दूरी पर हमेशा C लेना है और वस्तु यहाँ पर रखी हुई है। एक किरण हमेशा कहाँ भेजनी है? मुख्य अक्ष के समांतर। कहाँ से जाएगी ये? फोकस से परावर्तित होकर फोकस से जाएगी, F से। ये C है। एक किरण भेजेंगे हम C से। याद रखना ये गणित है एक तरह से। C ये देखिए थोड़ी पेंसिल रपट जाती है इसमें। उसी रास्ते से वापस लौट जाएगी। ये बन गया प्रतिबिंब। यहाँ पर कहाँ पे बना? ये C और F के बीच में। C क्या है? वक्रता केंद्र और F क्या? फोकस। तो वस्तु से छोटा, उल्टा तथा वास्तविक प्रतिबिंब कहाँ पे बनता है? वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में प्राप्त होता है। नंबर 3, अब कहाँ पे रखेंगे? C पर। जब वस्तु, C का मतलब है वक्रता केंद्र, रखी हो। F C यहाँ पे वस्तु रखी है। एक किरण भेज देंगे मुख्य अक्ष के समांतर।
से आएगी, फोकस से, और दोबारा से बनाते हैं इसे। ये प्रतिबिंब बन गया। तो वस्तु के बराबर, जब यहाँ सी पे आ जाती है वस्तु, तो ये हो जाएगा वस्तु के बराबर उल्टा तथा वास्तविक प्रतिबिंब कहाँ बनता है? वक्रता केंद्र पर बनता है। ये देखिए, मैंने 3 स्थिति समझाई है आज, फिर 3 स्थिति कल समझाऊंगा।